हम लोग बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। बेटा आज तक आप लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया को पढ़ा होगा, लेकिन इस नज़रिए से नहीं पढ़ा होगा जिस नज़रिए से मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मतलब कहने का ये है कि आपने इतने सारे डिटेल जो आज इस वीडियो में कवर करूँगा वो आज तक आपने नहीं पढ़े होंगे। तो आप बिल्कुल पेन और कॉपी निकाल के बैठें और पहले वीडियो को देखें, उसके बाद में आप इसके जितने भी डिटेल्स हैं उसे अपने नोट्स की फॉर्म में लिख लेना। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कहाँ से? हम लोग बात कर रहे हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल की, कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्या क्या पढ़ना है, किसी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है। तो मेरी बात को ध्यान से समझते रहना। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में शुरुआत होगी इसके सबसे आउटर सेल एनवेलप से। तो सेल एनवेलप को बनाने के लिए यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन होंगी। मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो सबसे अंदर आपको मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करने के लिए मिलती है आपको सेल वॉल, और आपको इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन मिलती है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या कि सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं कह रहा हूं। अभी मैं इनके नाम लिख रहा हूं, डिटेल अभी एक साथ चालू करूंगा लिखना इनका। दूसरी मेम्ब्रेन है यहाँ पे सेल वॉल, और सबसे आउटर मोस्ट जो यहाँ पे मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेगी उसे मैं ग्लाइकोकैलिक्स कह रहा हूं। इन तीनों को मिला के हम कह देते हैं सेल एनवेलप। इन तीनों को मिला के हम लोग सेल एनवेलप कह देते हैं। ठीक है, अब अंदर से बाहर की तरफ देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले आएगी, सेल वॉल, फिर ग्लाइकोकैलिक्स। अगर बाहर से अंदर की तरफ देखोगे तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे इनके काम क्या है और इनको बनाने का केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता है, तो ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को आप। मैंने बताया सेल एनवेलप में 3 चीजें थी। सेल एनवेलप में 3 चीजें थी। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर थी उसे मैंने ग्लाइकोकैलिक्स कह दिया, उसे मैंने ग्लाइकोकैलिक्स कह दिया। दूसरे नंबर पे मैंने सेल वॉल बताया, और तीसरे नंबर पे मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताया। ठीक है, अब इसमें डिटेल आपको क्या याद रखने होंगे, तो सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स का जो केमिकल नेचर है ये बना होता है बेटा किसका? ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, या म्यूकस आप इसे कोट कह सकते हो, या मैं पूरा नाम लिखूं तो इसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड कह रहा हूं। इसे मैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड में नाम दे रहा हूं, और ये 2 फॉर्म में मौजूद हो सकता है। ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म में मौजूद हो सकता है, या तो ये लूज शीट की फॉर्म में होगा, या तो ये लूज शीट की फॉर्म में होगा, या ये आपको टफ लेयर की फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। लूज शीट की फॉर्म में इसे हम लोग कह देते हैं स्लाइम लेयर। लूज शीट की फॉर्म में इसे हम नाम देते हैं स्लाइम लेयर, और टफ शीट की फॉर्म में जब ये होता है, ये टफ होता है, तो उसे हम कहते हैं कैप्सूल। उसे हम नाम देते हैं कैप्सूल। इनके फंक्शंस क्या होंगे? तो स्लाइम लेयर का काम होता है क्या करना बेटा? होल्ड करना या रिटेन करना। किसको? वाटर को और न्यूट्रिएंट को। तो ये आपका वाटर और न्यूट्रिएंट को रिटेन करने का या होल्ड करने का काम करता है। ठीक है जी, और ये बचाता है बैक्टीरिया को डेसिकेट होने से। तो इट ऑल्सो प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। किसी भी बैक्टीरिया को डेसिकेट होने से, सूखने से बचाएगा, क्योंकि ये पानी को होल्ड कर रहा है। कैप्सूलर फॉर्म जो होती है इसकी बेटा, ये टफ फॉर्म होती है। ये क्या करती है? इसको गमी और स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड गमी एंड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को गमी और स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करने का काम करती है। दूसरी बात यहां पे ये है, कैप्सूल के अंदर ध्यान से सुनना मेरी बात, ये इसकी मदद भी करती है। जैसे बैक्टीरिया है,
कोई भी बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स की सेल की बात कर रहे हैं ना, बैक्टीरिया इसके अंदर आएंगे। तो बैक्टीरिया की खास बात क्या होती है, जनरली खुद तो रहेंगे नहीं, तो ज्यादातर होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड वूड के लिए। तो ये क्या करते हैं, होस्ट के अंदर चले जाते हैं। तो सपोज करो मैं होस्ट हूं, मेरे को किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया, तो मेरा इम्यून सिस्टम भी तो उस बैक्टीरिया को खत्म करना चाहेगा। तो अगर मेरा इम्यून सिस्टम उसे डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, तो उस इम्यून सिस्टम से बचने के लिए कौन सी मेम्ब्रेन उसकी मदद करेगी, ये ही ग्लाइकोकैलिक्स की टफ कैप्सुलर लेयर उसकी मदद करती है। मतलब इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि इट ऑल्सो हेल्प्स बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। और बेटा ये ही लेयर पैथोजेनिक कैरेक्टर प्रोवाइड करती है किसी बैक्टीरिया को। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड पैथोजेनिसिटी टू द बैक्टीरिया। पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग बनाने का काम ये लेयर करती है ग्लाइकोकैलिक्स। तो हमने सबसे पहले बात करी ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स सेल एनवेलप का सबसे आउटर मोस्ट थी, सबसे आउटर मोस्ट यही है, मिडिल वन आपकी सेल वॉल है, और सबसे इनर मोस्ट आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं सेल वॉल की। तो बेटा सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल केमिकल नेचर में बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब होता है यहाँ पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलके इसे बना रहे हैं, जिसे हम लोग सीधी सीधी भाषा में म्यूरिन भी कह देते हैं। ठीक है, म्यूरिन भी कह देते हैं। तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल है, इसका काम क्या है, तो इसका फंक्शन होता है सेल वॉल, इस सेल वॉल का फंक्शन होता है किसी भी बैक्टीरियल सेल को एक शेप प्रोवाइड करना और उसे बस्ट और कोलैप्स होने से बचाना। तो ये क्या कर रही है, ये प्रोवाइड कर रही है शेप टू द बैक्टीरियल सेल। इट प्रोवाइड शेप टू बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करेगी। और दूसरा काम ये क्या करेगी, इट प्रिवेंट बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल को बस्ट और कोलैप्स होने से बचाती है। अब हमने क्या किया है, सेल वॉल की थिकनेस के बेसिस पे बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में बांट दिया है। सबसे पहली कैटेगरी होती है जिनकी सेल वॉल की थिकनेस ज़्यादा होगी, उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कह देते हैं। और दूसरे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल की थिकनेस कम होती है, उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह देते हैं। और इस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कैटेगराइज करने का मेथड दिया था एक साइंटिस्ट ने, जिनको हम लोग क्रिस्टन ग्राम के नाम से जानते हैं। क्रिस्टन ग्राम ने क्या किया था, एक स्टेन का इस्तेमाल किया था जिसको क्रिस्टल वॉयलेट कहते हैं। अब चूंकि वो ग्राम स्टेन मतलब इन्होंने क्रिस्टन ग्राम ने यूज करी थी, तो उसको नाम दे दिया गया क्या, क्रिस्टल वॉयलेट को ही ग्राम स्टेन कहने लग गए। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ पे अगली बात कह रहा हूं कि हमने सेल वॉल की थिकनेस और उसकी एबिलिटी कि वो एब्जॉर्ब कर सकती है ग्राम स्टेन को या नहीं, उस बेसिस पे दो कैटेगरी में बांट दिया। पहली कैटेगरी होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, और दूसरी कैटेगरी है यहां पे जिन्हें हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन दोनों में क्या अंतर है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस ये है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल की थिकनेस 20 to 80 नैनोमीटर होगी, और इनकी जो सेल वॉल होगी उसकी थिकनेस जो होती है वो केवल आपको 8 से 12 नैनोमीटर की देखने के लिए मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रही एक थिक सी सेल वॉल, ठीक है, ये काफी थिक सी सेल वॉल है, और यहां पे थिन सी सेल वॉल है। मैंने क्या किया, क्रिस्टल वॉयलेट
नाम की एक स्टेन, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, ग्राम स्टेन। क्यों कह रहा हूं मैं इसे ग्राम स्टेन? क्योंकि इसे किसने यूज किया था, क्रिश्चियन ग्राम ने यूज किया था, तो इसीलिए इसको नाम मिल गया क्या, ग्राम स्टेन। लेकिन स्टेन का एक्चुअल नाम क्या है, क्रिस्टल वॉलेट। तो अगर मैं इस क्रिस्टल वॉलेट को दोनों बैक्टीरिया के ऊपर या यहाँ पे डालता हूं, अप्लाई करता हूं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो सेल वॉल है, थिक है, ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल वॉलेट को रिटेन करने का काम करेगी। और ये क्या करेगी, कम क्रिस्टल वॉलेट को रिटेन कर पाएगी। और दूसरा ये है कि जब दोनों ही सेल वॉल के ऊपर मैंने क्रिस्टल वॉलेट को डाल दिया तो इसमें रिटेंशन ज्यादा हुई। इसने क्या किया, इसने ज्यादा रिटेन किया, और इसने बिल्कुल भी रिटेन नहीं किया। इस बात का सबूत क्या है कि जब मैं अल्कोहल से इसे वॉश करता हूं, अल्कोहल से जब इन्हें वॉश करूंगा, तो यहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये रिटेन करती हुई मिलेगी। जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा होगी वो वॉश हो जाएगी, बाकी ये आपको पर्पल कलर की देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहां पे वॉश करने के बाद में थोड़ी बहुत भी जो आपकी क्रिस्टल वॉलेट है या ग्राम स्टेन है वो रिटेन नहीं होगी, जिसकी वजह से यहां पे कोई भी कलर नहीं आएगा, कोई भी कलर नहीं आएगा। अब जब कोई कलर नहीं आए तो हम देख कैसे पाएंगे इन बैक्टीरिया को, तो हम वहां पे क्या करते हैं, जब कोई कलर नहीं आता तो हम वहां पे बेटा सेफ्रनिन का इस्तेमाल करते हैं। और जब सेफ्रनिन को डालते हैं तो सेफ्रनिन की वजह से ये बैक्टीरिया आपको कैसे पिंकिश कलर के या पिंक कलर के दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस होता है, किसके बीच में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में। अब अगली बात यह है कि जो प्रोसीजर है ग्राम स्टेनिंग का वो क्या है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसकी, प्रोसीजर की, किसके, ग्राम स्टेनिंग की, कि ग्राम स्टेनिंग को करते हैं तो कैसे किया जाएगा ग्राम स्टेनिंग को। बेटा ध्यान से समझिएगा, देखिए ग्राम स्टेनिंग को करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये कोई एक पेट्री प्लेट थी जिसमें बैक्टीरिया का कल्चर ग्रो कर रहा था, यहाँ पे बैक्टीरियाज ने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी। अब आपको पता करना है कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये पॉजिटिव वाले हैं या नेगेटिव वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एक स्लाइड के ऊपर इन बैक्टीरियाज का एक छोटा सा स्मेयर लेंगे, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इन्हें हीट से थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद में आप क्या करेंगे, आप इसी स्लाइड के ऊपर सबसे पहले क्रिस्टल वॉलेट को डालेंगे। आपने क्रिस्टल वॉलेट को डाला। अब क्रिस्टल वॉलेट को डालने के बाद में आप यहाँ पे क्या करते हैं, आयोडीन डालते हैं। ठीक है, आयोडीन क्या करता है, एक फिक्सेटिव का काम करता है। ये क्या करेगा, क्रिस्टल वॉलेट को वहाँ पे फिक्स करने में मदद करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या बनेगा, क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनेगा। CVI मतलब क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप इसे अल्कोहल से वॉश कर देंगे। आप इसे अल्कोहल से क्या करेंगे, वॉश कर देंगे। अल्कोहल से वॉश करने के बाद में जो बैक्टीरिया आपको पर्पल कलर का दिखाई देता हो, जो बैक्टीरिया आपको पर्पल कलर का दिखाई देता हो, वो बैक्टीरिया बन जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिस बैक्टीरिया का कोई कलर ना आता हो, जिस बैक्टीरिया का कोई कलर ना आता हो, उस बैक्टीरिया के ऊपर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट सेफ्रनिन अप्लाई करेंगे। और सेफ्रनिन डालने की वजह से वो बैक्टीरिया आपको कैसा दिखाई देगा, पिंक कलर का दिखाई देगा। और वो बैक्टीरिया क्या बन जाएगा, वो बैक्टीरिया बन जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया कहलाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहां पे अगली बात ऐसी है, बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को आप। अगली बात ऐसी है कि अगर इन दोनों बैक्टीरियाज में और डिफरेंशिएट करें तो क्या डिफरेंसेस बन सकते हैं। मैंने क्या कह रहा हूं, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में। मैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस की बात कर रहा हूं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जिनकी मैंने बताई सेल वॉल काफ़ी थिक होती है, जिसकी थिकनेस कितनी थी, 20 to 80 नैनोमीटर की थी। और इनकी सेल वॉल की थिकनेस आपको क्या देखने के लिए मिल रही थी, 8 to 12 नैनोमीटर देखने के लिए मिल रही थी।
फिर नेक्स्ट इनके बीच में डिफरेंस ये है कि इनके अंदर जो म्यूरिन का कंटेंट होता है, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन 70 से 80% आपको देखने के लिए मिलता है, और इनमें म्यूरिन का कंटेंट जो होता है वो 10 से 20% आपको देखने के लिए मिलेगा। 10 to 20% आपको म्यूरिन कंटेंट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंस ये है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इनके पास में केवल 2 ही मेम्ब्रेन होंगी। सबसे अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ आपको एक सेल वॉल देखने के लिए मिलती है। लेकिन इनके पास में क्या होगा, इनके पास में 3 मेम्ब्रेन होती हैं। सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसको चारों तरफ सराउंड करने के लिए यहाँ पे आपको सेल वॉल मिलेगी, और सेल वॉल को सराउंड करने के लिए यहाँ पे सबसे बाहर आपको एक आउटर मेम्ब्रेन भी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट हम लोग ये कर देते हैं। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन क्यों है? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है ये काफी थिन है, तो ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए इन्होंने क्या करा, एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन को अपने चारों तरफ डेवलप कर लिया। इनके पास में एक थिक सी सेल वॉल है, इसकी सेल वॉल की थिकनेस काफी ज्यादा है, तो ये इन्हें आराम से प्रोटेक्ट कर ले जाती है। लेकिन उनके पास में क्या था, उनके पास में सेल वॉल इतनी ज्यादा थिक नहीं थी, थिन थी, जिस वजह से वो जो बैक्टीरिया है उन्होंने क्या किया, आउटर मेम्ब्रेन को भी डेवलप कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट डिफरेंस हो सकता है कि इनके पास में आउटर मेम्ब्रेन आपको एब्सेंट मिलेगी, आउटर मेम्ब्रेन आपको एब्सेंट मिलेगी, इनके पास में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट मिलती है, इनके अंदर आउटर मेम्ब्रेन आपको प्रेजेंट मिलेगी। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये इन्हें पैथोजेनिक कैरेक्टर बना दे देती है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनके मुकाबले ज्यादा बीमारी कॉज कर सकते हैं, मतलब इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो ये लेस पैथोजेनिक होते हैं, मतलब ये कम बीमारी कॉज करते हैं। ज्यादा खतरनाक बैक्टीरिया है हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं हमारे, मोर पैथोजेनिक होते हैं, ये मोर पैथोजेनिक होते हैं, ज्यादा बीमारी कॉज करने वाले बैक्टीरिया हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। ठीक है, और एक और डिफरेंस है, अभी वो समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा कब, जब मैं फ्लैजिला का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप लिख लीजिएगा, लेकिन जब मैं फ्लैजिला पढ़ाऊंगा तो वो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। इनकी जो बेसल बॉडी होगी फ्लैजिला की, मैं क्या कह रहा हूं, फ्लैजिला का 3 हिस्से होते हैं, एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेसल बॉडी, एक होता है हुक और एक होता है फिलामेंट। तो होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये एक मेम्ब्रेन है, ये दूसरी मेम्ब्रेन है, ये तीसरी मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, ये आउटर मेम्ब्रेन। तो बेसल बॉडी कैसे लगी होती है, ऐसे लगी होती है, इसके ऊपर क्या लगा होता है, ऐसे करके हुक लगा होता है, और हुक के ऊपर क्या लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है। अब इस बेसल बॉडी में जो इन मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है उसमें रिंग्स होती हैं। मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको 4 रिंग मिलेंगी, सबसे ऊपर वाली को L, दूसरी वाली को P, तीसरी वाली को S और चौथी वाली को M रिंग कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपको चारों रिंग मिलेंगी, L, P, S, M, ये चारों रिंग्स बेसल बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। अब चूंकि इनके पास में, ध्यान से सुनिएगा, इनके पास में आउटर मेम्ब्रेन थी, इसलिए 2 जो L और P रिंग थी वो मौजूद थी। इनके पास में आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इनकी बेसल बॉडी में ऐसे करके बनाएंगे आप, ये फिलामेंट बना देंगे। तो इनकी बॉडी में, बेसल बॉडी में आपको L और P रिंग ना मिलके S और M रिंग मिलेंगी। मतलब यहाँ पे आपको केवल S और M रिंग देखने के लिए मिलती है। एक और डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। बाकी डिटेल आपको समझ में आएगा कब, जब मैं फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो नेक्स्ट डिफरेंस इनके बीच में क्या आ जाएगा कि इनकी बेसल बॉडी में क्या था बेटा, आपको S और M रिंग मिल रही थी, और इनमें क्या होगा, आपको चारों L, P, S, M चारों रिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। किसमें, इनकी फ्लैजिला की बेसल बॉडी में। नेक्स्ट इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इनके एग्जांपल्स बेटा हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये सब बैक्टीरियाज हैं जो ज्यादा डिजीज कॉज करने वाले नहीं होते। और यहां पे इनके एग्जाम्पल हैं जैसे इकोलाई, सैल्मोनेला, ये सैल्मोनेला टाइफाइड नाम की बीमारी को करता है। विब्रियो कोलरी, कॉलेरा कॉज करता है।
एक है एग्रोबैक्टीरियम, ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है। ज़्यादा पैथोजेनिक कैटेगरी वाले जो बैक्टीरिया हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, किसमें, ग्राम नेगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव में नहीं होते। तो अब हम वापस आ जाते हैं सेल वॉल के ऊपर। मैंने आपको क्या बताया कि सेल वॉल को हमने डिवाइड किया था, ठीक है, दो कैटेगरी में सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरियाज को, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अच्छा, अब ये जो सेल वॉल होती है बेटा, इस सेल वॉल की क्रॉस लिंकिंग को कभी कभी कुछ एंटीबायोटिक्स क्या कर सकती हैं, इनिबिट कर सकती हैं। तो यहां पे मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं कि सर्टेन एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक ऐसी हैं कैन इनहिबिट क्रॉस लिंकिंग, कैन इनहिबिट क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन, और जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी या फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया क्या होता है, वो बैक्टीरिया मर जाएगा, किल हो जाएगा और वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए बीमारियों को, जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, उनके लिए अलग अलग बैक्टीरिया के लिए कुछ अलग अलग तरीके की एंटीबायोटिक्स बनाई गई हैं जो उनकी सेल वॉल फॉर्मेशन होने को रोक देती हैं, जिस वजह से आपको वो जो डिजीज है उससे आप क्योर हो जाते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो सबसे इनर मोस्ट थी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ने, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल सिमिलर होती है यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मतलब कहने का ये है कि अगर आप यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें और प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसी ही होती हैं, दोनों लिपिड बाइलेयर की बनी होती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ये बनी हुई है किसकी, ये बनी हुई है लिपिड बाइलेयर की, ये लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है और ये बिल्कुल सिमिलर होती है, ये बिल्कुल सिमिलर होती है टू यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बिल्कुल सिमिलर होती है। लेकिन बैक्टीरियाज के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बैक्टीरियाज के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स तो होते नहीं, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल हैं। तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी उनके पास में नहीं है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उनके पास में रेस्पिरेशन करने के लिए क्या होगा, तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसकी ये मैंने तीनों मेम्ब्रेन बना दी, ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके के एक्सटेंशंस बनाती है, कुछ इस तरीके के एक्सटेंशंस बनाती है और उन एक्सटेंशंस को, ध्यान से सुनिएगा, उन एक्सटेंशंस को हम क्या नाम देते हैं, मीजोजोम नाम दे देते हैं। तो ये मीजोजोम किससे बने हैं, ये ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसने एक्सटेंड करा या उसने इन्वेजाइनेट किया और इस स्ट्रक्चर जिसे मीजोजोम कह रहा हूं इसकी फॉर्मेशन करा दी। तो इस मीजोजोम का काम क्या होता है, तो मेन काम होता है कि ये सरफेस एरिया बढ़ाता है एंजाइम्स के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट रेस्पिरेशन हो पाए। मतलब आपको एमसीक्यू देखने के लिए मिल जाएगा मीजोजोम से रिलेटेड क्या। अच्छा, इस ग्लाइकोकैलिक्स वाले पार्ट के ऊपर बेटा रिसेंट में नीट पीवाईक्यू बना हुआ है, इसके ऊपर नीट पीवाईक्यू आपको देखने के लिए मिलेगा, रिसेंट मिलेगा, 2020 या 22 में मिलेगा, मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा लेकिन है, ठीक है, मैंने सॉल्व किया है। तो यहां पे क्या है, यहां पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन बन गए और उन्हीं एक्सटेंशन को मैंने नाम क्या दे दिया, उन्हें मैंने मीजोजोम नाम दे दिया, ठीक है, या इसकी इनफोल्डिंग्स जो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उन्हें मीजोजोम कह दिया। इस मीजोजोम के काम क्या क्या है, तो बेटा मैंने बताया जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम यूकैरियोटिक सेल में है वो मीजोजोम का काम प्रोकैरियोटिक सेल में होगा। तो यहां पे मैं सबसे पहला फंक्शन लिख रहा हूं इसका, रेस्पिरेशन करने में मदद करेगा, रेस्पिरेशन में मदद करेगा। कोई चीज अंदर सिंथेसाइज होगी, इसको बाहर भेजना है, मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी चीज अंदर बन गई उसको बाहर सिक्रीट करने का काम इसका होता है, ठीक है, सिक्रीशन में इसका रोल होगा, है ना। रेस्पिरेशन करने के लिए क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया को,
ये इंक्रीज करेगा किसको, सरफेस एरिया को, किसके लिए, फॉर एंजाइमेटिक कंटेंट, किसके लिए, एंजाइमेटिक कंटेंट के लिए, ठीक है, एंजाइमेटिक कंटेंट के लिए, ठीक है। और उसके अलावा ये क्या करता है बेटा, डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगा डॉटर सेल्स के बीच में। मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, ये मदद किसमें करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन करवा देता है, किसका, डिस्ट्रीब्यूशन करवा देता है डीएनए का बिटवीन किसके, डॉटर सेल के। आप कहोगे ये कैसे करवा देगा डॉटर सेल के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए इस डायग्राम को समझिए। सपोज करो ये एक बैक्टीरियल सेल थी, ठीक है। अब इस बैक्टीरियल सेल को 2 बैक्टीरियल सेल बनानी है, आगे चल के डॉटर सेल बनानी है, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को पहले क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेट करके 2 जेनेटिक मटेरियल बनाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास में शुरुआत में एक था, तो ये जेनेटिक मटेरियल या तो इसको दे देता या इसको दे देता। पहले ये रेप्लिकेट करके क्या करेगा, दूसरा जेनेटिक मटेरियल बनाएगा। तो इन दोनों जेनेटिक मटेरियल को जब इसने बना दिया, ध्यान से सुनना, इस दोनों जेनेटिक मटेरियल को इसने बना दिया, तो इन दोनों जेनेटिक मटेरियल को दूर दूर करने का काम क्या करेंगे, जैसे ये मीजोजोम है, यहाँ पे मीजोजोम है, तो मीजोजोम इससे अटैच हो जाएंगे और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में से खींच लेंगे। जब थोड़े टाइम बाद आप क्या देख पाओगे, आप देख पाओगे कि उस सेल में ये मीजोजोम रहा, ये उसके साथ में अटैच जेनेटिक मटेरियल, ये मीजोजोम रहा, ये इसके साथ में अटैच जेनेटिक मटेरियल, और बाद में ये इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होगी और ये 2, एक बैक्टीरियल सेल ये हो गई, एक ये हो गई, इसके पास जेनेटिक मटेरियल हो गया, इसके पास जेनेटिक मटेरियल हो गया, तो ये डीएनए का या जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन करवा दिया डॉटर सेल के बीच में। किसने करवाया, मीजोजोम ने करवाया। तो मीजोजोम के ये सब काम होते हैं बेटा, ठीक है। तो हमने अब वापस आ जाते हैं वहीं पे जहां से हमने शुरुआत की थी। हमने क्या कहा था, प्रोकैरियोटिक सेल की बात की थी, और प्रोकैरियोटिक सेल में मैं कई बार बता चुका हूं, सारे के सारे बैक्टीरियाज इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। और इनकी खास बात क्या होती है कि बेटा ये साइज में तो काफी स्मॉल होते हैं, लेकिन इनका जो डिवीजन है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को बनाने में, या एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया को बनने में केवल कितना टाइम लगता है बेटा, 20 मिनट्स का टाइम लगता है। कितना, 20 मिनट्स का टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कह दिया क्या, कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इस तरीके से एक्सटेंशन बनाए, जिन्हें मैंने नाम दे दिया क्या, मीजोजोम। मीजोजोम के डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूं। अब ये तो अभी तक हम लोगों ने इसके सेल एनवेलप को कंप्लीट किया है। अब बाहर वाले पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल अपेंडेजेस क्या क्या होते हैं। तो एक्सटर्नल अपेंडेजेस में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को आप। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं सेल अपेंडेजेस की, सेल अपेंडेजेस क्या होते हैं, मतलब जो बाहर लगे होंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो है फ्लैजिला। दूसरी चीज आपको मिलेंगी ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम कहेंगे फिम्ब्री, और तीसरी चीज आपको देखने के लिए मिलेंगी जिन्हें हम कहते हैं पाइलाई। तो आपको क्या करने के लिए इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा, आप यहाँ पे बनाएंगे इस फ्लैजिला को, ठीक है। फ्लैजिला आपको ऐसा होता है, देखो डिपेंड अपॉन द मोटिलिटी, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो फ्लैजिला होगा, और अगर वो नॉन मोटाइल है या इमोटाइल है तो उसके पास में फ्लैजिला की जरूरत नहीं होती। और फ्लैजिला जनरली किसी बैक्टीरिया के एक एंड पे लगा होता है, ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, जैसे उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। कुछ बैक्टीरियाज में कुछ एक इधर टफ्ट मिलेगा बहुत सारे फ्लैजिला का, दूसरे टफ्ट इधर मिल सकता है, या पूरे सरफेस पे आपको बहुत सारे फ्लैजिला देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हम लोग उनको अलग कैटेगरी में बांटते हैं। ये वाला पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा जब किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे, क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर आपको ये वाली बातें बताई जाएंगी। तो यहाँ पे फिलहाल तो हम बात कर लेते हैं क्या, कि ये जो फ्लैजिला है वो एक एंड पे लगा दिया है। मैंने क्या बोला, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। वो बैक्टीरिया जिनके पास में फ्लैजिला नहीं होता उन्हें हम लोग एट्राइकस बैक्टीरिया कह देते हैं। तो ऐसे ही लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, ठीक है, कई नाम दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये फ्लैजिला वाला पार्ट यहाँ पे होता है, ये फ्लैजिला होता है, ठीक है, जो एक तरफ आपको मैंने बनाया है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना रहा हूं, आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। उन ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स को मैं नाम दे रहा हूं क्या, उन्हें मैं नाम दे रहा हूं फिम्ब्री, उनको मैं नाम दे रहा हूं फिम्ब्री। अभी डिटेल बताऊंगा क्या होंगे इनके, डिटेल पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है, फिम्ब्री।
और तीसरी चीज जो मैंने बताई आपको वो देखने के लिए मिलेगी जिसे मैं कह रहा हूं पाइलाई, कुछ लोग इसे पीली भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब इनके फंक्शंस पढ़ेंगे एक एक करके। तो मैंने बताया फ्लैजिला, फ्लैजिला आपको में और मे नॉट प्रेजेंट मिलेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इस फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में, इसके स्ट्रक्चर में आपको तीन चीजें देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहला पार्ट मिलेगा बेसल बॉडी का, जो आपका बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। दूसरा होता है इसमें हुक, और तीसरा होगा जिसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट, जिसे हम नाम देते हैं फिलामेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो स्ट्रक्चर में तीन पार्ट हो गए। कैसे? जैसे ये हो गया बेसल बॉडी, मैंने आपको बताया था ये इसमें रिंग लगी होती हैं, ठीक है, LPSM रिंग कहते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में चारों रिंग होंगी और S और M रिंग मिलेगी ग्राम आपको पॉजिटिव बैक्टीरिया में। दूसरा पार्ट होता है इसका हुक, और उसमें सबसे लंबा पार्ट होता है इसका जिसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट। तो ये वाला हिस्सा हो गया इसका फिलामेंट, ये वाला पार्ट हो गया इसका हुक, और ये वाला पार्ट हो गया इसका जिसे मैं कह रहा हूं बेसल बॉडी, जिसे मैं नाम दे रहा हूं बेसल बॉडी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। यहां पे फ्लैजिला आपको यूकैरियोटिक फ्लैजिला, जैसे स्पर्म होता है, स्पर्म यूकैरियोटिक सेल का है। अब यूकैरियोटिक सेल का जो स्पर्म है उसमें फ्लैजिला भी लगा होता है, तो वो फ्लैजिला इस फ्लैजिला से कैसे अलग होगा? तो बेटा इनको बनाने वाली जो प्रोटीन है या बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन दोनों की बिल्कुल अलग होती है। कैसे? इसको बनाने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसे हम लोग फ्लैजिलिन प्रोटीन कहते हैं। ये किससे बना हुआ है? तो ये बना होता है किसका? फ्लैजिलिन नाम की एक प्रोटीन का, ठीक है। और इसका क्या काम है? इसका फंक्शन एक ही है बेटा, बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करना। ये क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा मोटिलिटी टू द बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है जी बेटा, मोटिलिटी देगा। अब बात करते हैं फिम्ब्री की। तो फिम्ब्री को क्या कहा गया है कि ये ब्रिसल लाइक स्प्राउटिंग आउट्स हैं, ठीक है। यहां पे कह रहा हूं ये छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्प्राउटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, स्प्राउटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनका फंक्शन होता है, अच्छा ये कहां पे मिलेंगे? ये थ्रू आउट द सरफेस मिल सकते हैं। ये बहुत सारे होते हैं। ये क्या होते हैं? नंबर में ज्यादा नहीं होते इनकी। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो ये बहुत सारे मिल सकते हैं और पूरी बैक्टीरियल सरफेस पे कवर्ड होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? तो बेटा ये बैक्टीरिया को होस्ट की बॉडी से चिपकने में, अटैच करने में मदद करते हैं। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि दे विल हेल्प इन अटैचिंग बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल को अटैच करने में टू होस्ट टिश्यूज मदद करेंगे। और तो और ये क्या करते हैं? ये अटैच करवाते हैं उन बैक्टीरियाज को रॉक से जो स्ट्रीम्स में, पानी में मौजूद होते हैं। तो उन रॉक से भी अटैच करने में ये मदद कर रही है फिम्ब्री। अब बात कर लेते हैं तीसरे स्ट्रक्चर की जिसे मैंने नाम दिया था क्या? पाइलाई या पीली। उसका काम क्या होगा? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। इसको बनाने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसे मैं नाम दे रहा हूं पाइलिन प्रोटीन। क्या कह रहा हूं? पाइलिन प्रोटीन होती है बेटा। ये पाइलाई क्या करता है? ये बैक्टीरिया के एक स्पेशल मैकेनिज्म है जिसे हम पैरासेक्सुअल मेथड कहते हैं, उसमें मदद करता है और उस मेथड का नाम है कॉन्जुगेशन। तो यहां पे पाइलाई का फंक्शन लिख रहा हूं क्या? कि इट विल हेल्प इन पैरासेक्सुअल मेथड कॉल्ड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन करने में मदद करता है। अब कहोगे कि ये क्या मेथड है? देखिए ये पैरासेक्सुअल मेथड वो होता है जहां पे ना तो गैमेट की फॉर्मेशन होती, पैरासेक्सुअल मेथड की बात बता रहा हूं मैं, यहां पे ना तो गैमेट की फॉर्मेशन होगी, ना ही फर्टिलाइजेशन होगा या गैमेट का फ्यूजन होगा, लेकिन फिर भी यहां पे वेरिएशन आ जाएगा।
फिर भी यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ना गैमेट बने, ना फर्टिलाइजेशन हुआ, ना दो अलग सेक्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर भी वेरिएशन आ रहा है। तो आइए इस बात को ऐसे समझिए, यहाँ पे दो तरीके के बैक्टीरिया बता रहा हूं, एक बैक्टीरिया ये रहा, दूसरा बैक्टीरिया ये रहा। तो ये जो पहला बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास में एक प्लाज्मिड मौजूद है, जिस प्लाज्मिड को मैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड कह रहा हूं, जिस प्लाज्मिड को एफ प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड कह रहा हूं। और ये प्लाज्मिड किसके पास है, ये इस बैक्टीरिया के पास है, जो बैक्टीरिया नंबर 1 है। तो जिसके पास में फर्टिलिटी प्लाज्मिड था उसे मैं एफ पॉजिटिव कह रहा हूं, और जिस प्लाज्मिड के पास में फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं है उसे मैं एफ नेगेटिव कह रहा हूं। और ये एफ नेगेटिव कौन है, ये बैक्टीरिया नंबर 2 है। तो जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड था वो इसको क्या कर रहा था, जिनके पास में एफ प्लाज्मिड था उनके पास में ये पाइलाई थी, जिसकी मदद से ये ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बना, जिसे हम सेक्स पाइलस कहेंगे। सेक्स पाइलस किसने बनाया, ये पाइलाई ने बनाया। ठीक है, क्या इन दोनों को जोड़ने का काम किया। किसके पास था ये पाइलाई, इस वाले के पास था, ये इसका पाइलाई है जिसके पास में एफ प्लाज्मिड है। अब ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड क्या करेगा, ये रेप्लिकेट करके एक और फर्टिलिटी प्लाज्मिड को बनाएगा, और ये जो दूसरा फर्टिलिटी प्लाज्मिड है ये अनकॉइल करके यहां से इस वाले बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। तो जो बैक्टीरिया जिसके पास में ये एफ प्लाज्मिड नाम का डीएनए या सर्कुलर डीएनए पहले नहीं था, अब क्या हुआ, इस सेक्स पाइलस की मदद से इस बैक्टीरिया ने इस दूसरे वाले बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया नंबर 1 ने बैक्टीरिया नंबर 2 के अंदर भेज दिया। तो अब ये क्या हो गया, जो पहले कभी एफ माइनस था उसके अंदर एफ प्लस हो गया, मतलब उसके अंदर क्या था, फर्टिलिटी फैक्टर आ गया। और अब ये जो नया डीएनए आया है ये इससे कभी बिलोंग नहीं करता था, ये दूसरा बाहर का डीएनए आया है। तो जब बाहर का कोई डीएनए आ जाता हो वही चीज तो वेरिएशन कहलाती है। जब नया डीएनए वहां पे आ जाता हो, नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन आ जाता हो, वही तो वेरिएशन है। तो यहां पे वेरिएशन हो गया और ये एफ माइनस से एफ प्लस बन गया बेटा। ठीक है, और इसने क्या किया, इसको कोई ना कोई, ये वेरिएशन क्या करेगा, कोई ना कोई नया कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा, इसको नया कोई एक कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा। और नया कैरेक्टर क्या हो गया, इसके पास भी अब पाइलाई बन जाएगी, इसके पास भी पीली की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये बात रही किसकी, एक्सटर्नल अपेंडेज की बेटा। अब अंदर की बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा। अभी तक तो हमने मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल अपेंडेज की बात करी। तो अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा इसका इकलौता क्रोमोसोम, जो किसकी फॉर्म में मौजूद होगा, जो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में मौजूद होगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे अगला स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोइड। ठीक है, क्या है, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या है, इसका इकलौता सिंगल क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है, ये इसके सिंगल क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है ये, और इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती या कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। और बेटा इनके साथ में कुछ प्रोटीन अटैच्ड होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन है जिनके साथ में ये अटैच्ड होता है, जिसकी वजह से ये एक ही जगह पे रहे, पूरी सेल में नहीं फैल रहा। क्योंकि देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं यहाँ पे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसको तो पूरी सेल में फैल जाना चाहिए। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती तो इसको एक जगह बांध के रखती, जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसको तो ऐसे फैल जाना चाहिए पूरी सेल के अंदर, इस डीएनए को तो, लेकिन नहीं फैल रहा ना वो। क्यों नहीं फैल रहा, क्योंकि ये इसको एक जगह पे स्टैटिक रखने में वो प्रोटीन इनकी मदद करती हैं, और उन प्रोटीन को कहते हैं हम लोग पॉलीअमीन। क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा उन प्रोटीन्स को कि वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं, और इन पॉजिटिव चार्ज के साथ में ये जो न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज है, वो बाइंड करके इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करा रहा है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। न्यूक्लियोइड के अलावा, न्यूक्लियोइड इसका सिंगल क्रोमोसोम था, इसके अलावा सिंगल क्रोमोसोम के अलावा इसके पास बहुत सारे सर्कुलर क्रोमोसोम भी मिलते हैं, और उन सर्कुलर क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। उन क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको बैक्टीरियल सेल के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो प्लाज्मिड के डिटेल पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मिड के डिटेल क्या क्या है। तो आइए बात कर लेते हैं अब प्लाज्मिड की। मैंने बताया इनका मेन क्रोमोसोम क्या था, न्यूक्लियोइड। ठीक है, मैंने क्या बोला कि किसी भी बैक्टीरियल सेल के पास में मेन क्रोमोसोम है न्यूक्लियोइड, उसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हैं, सर्कुलर हैं, डबल स्टैंडर्ड हैं, जिन्हें मैं कह रहा हूं प्लाज्मिड। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग नाम देते हैं कि दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, मेन क्रोमोसोम के अलावा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। और कैसे हैं, डबल स्ट्रैंडेड हैं, 2 स्ट्रैंड के बने हुए हैं। कैसे हैं, सर्कुलर हैं। कैसे हैं, गोल गोल हैं, सर्कुलर हैं, सर्कुलर। ऑटोनॉमसली
ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए का मतलब है कि इनके पास में खुद को रेप्लिकेट करने की एबिलिटी है। मतलब कहने का ये हो गया कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला सर्कुलर डीएनए था, प्लाज्मिड था, और ये प्लाज्मिड क्या कर सकता है, ये रेप्लिकेशन कर सकता है, मतलब अपना रेप्लिका बना सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है और दूसरे प्लाज्मिड को बना देता है। तो ऐसे डीएनए जो खुद से रेप्लिकेट कर सकते हो उन्हें हम लोग ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि क्या है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए है। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, तो बेटा देखिए ध्यान से सुनिएगा। प्लाज्मिड कई टाइप के हैं, 12th में ही पढ़ाए जाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल आपकी जो किताब में लिखा गया है और इस बात के ऊपर आपको नीट में PYQ भी मिल जाएगा कि ये प्लाज्मिड करते क्या हैं। तो इनका फंक्शन है, दे प्रोवाइड यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया। ये आपकी किताब कहती है, क्या कह रही है कि दे प्रोवाइड यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल, लाइक बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया आप कह सकते हैं, बैक्टीरियल सेल लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या करेगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। ये इसका यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर है। मतलब आपको ये बात कैसे समझ में आएगी, देखिए दो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया नंबर 1, ये बैक्टीरिया नंबर 2। इसके पास में एक प्लाज्मिड था जिसे आर प्लाज्मिड कह रहा हूं, इसके पास में वो नहीं था। तो आर प्लाज्मिड के पास में एक जीन थी, जिस जीन को नाम दे रहा हूं मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जिस जीन को नाम दे रहा हूं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये क्या करती है, ध्यान से सुनना। अगर मैं एंटीबायोटिक्स वो मॉलिक्यूल है जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। अगर मैं एंटीबायोटिक इन दोनों बैक्टीरिया के ऊपर डालता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी ये क्या करेगी, कुछ ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स को बनाएगी जो इस एंटीबायोटिक के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब कहने का ये है कि ये जो एंटीबायोटिक थी इस बैक्टीरिया नंबर 1 का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ये बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा। लेकिन इस बैक्टीरिया के पास में ये आर प्लाज्मिड नहीं था, तो इसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी नहीं थी, जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को मार देगी। तो यहां पे क्या हुआ, जिसके पास में आर प्लाज्मिड था उसको क्या हुआ, यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर मिला। क्या मिला कि ये बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया। तो ये बैक्टीरिया क्या कहलाएगा, ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन गया। ठीक है, ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, क्यों बन गया, क्योंकि इसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मौजूद थी, इसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मौजूद थी। और ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कैरेक्टर है वो किसने दिया है, प्लाज्मिड ने प्रोवाइड किया है। और प्लाज्मिड का नंबर वेरी कर सकता है, बहुत सारे प्लाज्मिड भी हो सकते हैं किसी बैक्टीरिया में और कम भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 तक, 15 से 100 तक हो सकते हैं, मिनिमम 1 से 2 हो सकते हैं। बाकी जो डिटेल है इसके और भी प्लाज्मिड के टाइप होते हैं, आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, टी प्लाज्मिड, डी प्लाज्मिड, कई तरीके के प्लाज्मिड हैं। आगे पढ़ेंगे कभी जब इसके बारे में डिटेल पढ़ाया जाएगा। वापस आ जाते हैं बैक्टीरियल सेल के ऊपर। अब इसके अलावा इसके अंदर आपको और क्या देखने के लिए मिलता है, किसी भी बैक्टीरियल सेल में और क्या मिलता है, तो बेटा किसी भी बैक्टीरियल सेल में आपको 70S टाइप के राइबोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं। कैसे, 70S टाइप के राइबोसोम देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ये राइबोसोम, अच्छा इन राइबोसोम का टाइप क्या होता है, काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, तो राइबोसोम का फंक्शन है क्या करना, प्रोटीन सिंथेसिस को करवा देना। क्या करवाना, प्रोटीन सिंथेसिस को करवा देना। लेकिन कभी कभी ये राइबोसोम एक सिंगल mRNA के ऊपर अटैच हो सकते हैं। जैसे ये एक सिंगल mRNA है, इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम ऐसे अटैच हो गए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें एक सिंगल mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हो उसे हम नाम देते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। क्या कहते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। मेरी बात आपको समझ में आई। तो यहां पे क्या हुआ, मैंने बोला कि जब एक सिंगल mRNA था, क्या था, एक सिंगल mRNA या मैसेंजर RNA था और उसके ऊपर आपके बहुत सारे मल्टीपल राइबोसोम अटैच हो गए,
तो उन्होंने मिलके क्या बना लिया, इन दोनों ने मिलके बना लिया किसको, पॉलीजोम नाम के स्ट्रक्चर को, या पॉलीराइबोसोम आप कह सकते हो, आप इसे पॉलीजोम कह लो या पॉलीराइबोसोम आप इसे कह सकते हो। मतलब कहने का ये है कि इसके ऊपर बहुत सारी राइबोसोम अटैच हो गए। इनका काम कुछ नहीं है, इनका काम है क्या करना, इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस को करवा देना। क्या करवा देना, प्रोटीन सिंथेसिस को करवा देना। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब अगली बात यहां पे है कि इनके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा, मीजोजोम से रिलेटेड एक और चीज है। देखो, जैसे यहाँ पे नॉर्मली बैक्टीरियाज जो होते हैं, किनके पास में मीजोजोम मिलेगा, तो आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के पास में जनरली मीजोजोम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, किसके पास में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के पास में। और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास में, मैं क्या कह रहा हूं, जो भी हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं, उन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के पास में आपको मीजोजोम जैसा ही स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स देखने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन वो इनफोल्डिंग क्या कंटेन करके चल रही होंगी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग कंटेन करके चल रही होंगी किसको बेटा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को। किसको, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को। और अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को कंटेन करके चलती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं क्या, उन्हें हम नाम देते हैं क्रोमैटोफोर। उन्हें हम लोग नाम देते हैं क्या, उन्हें हम नाम देते हैं क्रोमैटोफोर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप क्या कहेंगे, उन्हें हम क्रोमैटोफोर कहेंगे। क्रोमैटोफोर क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद थे। ठीक है जी, अब वापस आ जाते हैं। इनके पास में रिजर्व फूड को रखने के लिए मेम्ब्रेन लेस कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, और उन मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। क्या कह रहा हूं कि इनके पास में रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए इंक्लूजन बॉडीज हो सकती हैं, और इंक्लूजन बॉडीज के पास चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। अब आइए डिटेल में बात कर लेते हैं किसकी, इंक्लूजन बॉडीज की, कि इंक्लूजन बॉडीज क्या होंगी और ये क्या करती हैं। तो ध्यान से समझना मेरी बात को आप, इंक्लूजन बॉडीज की हम बात करने वाले हैं। मैंने बताया इंक्लूजन बॉडीज का काम क्या है। पहली बात तो ये मेम्ब्रेन लेस है, इनके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। इनका काम क्या करना है, इनका काम है स्टोरेज करना, किसको, रिजर्व फूड को। किसको, रिजर्व फूड मटेरियल को इन्हें स्टोर करने का काम ये करते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या है, तो इनके एग्जांपल्स हैं जैसे बेटा फॉस्फेट ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, उसके अलावा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, उसके अलावा साइनोफाइसियन, स्टार्च जैसा कंपाउंड होता है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, और एक और नाम दे रखा है वो है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट ग्रेन्यूल। ठीक है, ये जो होता है पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट ग्रेन्यूल जो होगा बेटा, ध्यान से सुनना, ये सिंगल या यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और कुछ बैक्टीरियाज में, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में इंक्लूजन बॉडी के साथ साथ आपको गैस वैक्यूल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, किसमें, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के अंदर, इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यू विल फाइंड, क्या मिलेगा आपको वहां पे, आपको गैस वैक्यूल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन या पर्पल या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा गैस वैक्यूल। सारे बैक्टीरिया में नहीं मिलता, केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये गैस वैक्यूल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये रही बात आपके प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया हो, समझ में भी आई हो आपको बात। बाकी आप बने रहिएगा,
वीडियोस के साथ में। आपको ऐसे ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में यूकैरियोटिक सेल के साथ में। बाकी जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।